हर शहर की गलियों में, हर मोहल्ले की अंधेरी रातों में कुछ ऐसी कहानियां दबी होती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। कभी ये कहानियां अनसुलझी रहस्यमयी पहेली बन जाती है, तो कभी ऐसा खौफनाक सच जिसे छुपाना आसान नहीं होता। हम लेकर आए हैं आपके सामने वही कहानियां, जुर्म की वो दास्तानें जो सच में हुई। कभी अखबार की हेडलाइन बनी तो कभी अदालत के मुकदमे। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सबक भी है कि कैसे एक चूक जिंदगी बदल सकती है और कैसे इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। जहां सच भी डरा दे वहीं से शुरू होती है हमारी बात। ये है क्राइम की बात। भारत के इतिहास में कई ऐसे अपराध हुए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन एक केस ऐसा भी था जिसने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये कहानी है आज से करीब 13 साल पूर्व 16 दिसंबर 2012 की। 16 दिसंबर 2012 एक ऐसी तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली की ठंडी रात, जब एक साधारण सी शाम ने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है निर्भया की, एक ऐसी लड़की जिसने जीते जी न्याय के लिए संघर्ष किया और अपने जाने के बाद पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। निर्भया दिल्ली में पैरामेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई थी और पालम गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी। 16 दिसंबर 2012 को रविवार का दिन था। शाम के 3:30 से 4 बजे का वक्त था जब निर्भया अपने माँ से यह कहकर निकलती है कि 2-3 घंटे में आती हूँ। निर्भया और उसके एक पुरुष साथी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी, दोनों ने दिल्ली के ही सेलेक्ट सिटी मॉल के पीवीआर सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने चले गए। वैसे तो दोनों का मन था कि तलाश फिल्म देखी जाए, लेकिन उस दिन छुट्टी का दिन होने के कारण हॉल में भीड़ बहुत ज़्यादा था और तलाश फिल्म के लिए टिकट नहीं मिला। तब दोनों ने दूसरा फिल्म देखने का फैसला किया, जो था लाइफ ऑफ पाई। जो लोग ये फिल्म नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ ऑफ पाई एक अलग दुनिया है, जहाँ का नज़ारा देखने के लिए वहाँ एक बार जाना चाहिए। किरदारों के बेहतरीन अभिनय के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान और जानवर की जिंदा रहने की आस फिल्म का मैसेज है। बाकी पूरी स्टोरी के लिए फिल्म देखें। निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। लौटते समय वे दोनों ऑटो की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई ऑटो वाला निर्भया के घर पालम गांव की तरफ नहीं जा रहा था। कुछ ने रिजर्व कर छोड़ने के लिए तैयार तो हो जा रहे थे, लेकिन भाड़ा ज़्यादा बता रहे थे। तो दोनों ने पास ही में स्थित मुनीरिका बस स्टैंड जाने का फैसला किया कि वहीं से बस पकड़कर अपने घर चले जाएंगे। तभी एक ऑटो वाला मुनीरिका बस स्टैंड जा रहा था और वे दोनों भी ऑटो से मुनीरिका बस स्टैंड चले गए। कुछ देर बाद एक सफ़ेद रंग की बस, जिस पर स्कूल बस लिखा था, आ रही थी और कंडक्टर के कहने पर वे दोनों भी बस में आगे से 2-3 सीट छोड़कर बैठ गए। बस में पहले से ही 6 लोग मौजूद थे। राम सिंह बस ड्राइवर, मुकेश सिंह राम सिंह का भाई, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, एक और नाबालिग जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। बस में बैठने के बाद किराया के रूप में दोनों से 10-10 रुपए लिए और टिकट मांगने पर टिकट नहीं दिए और आपस में सभी ने अश्लील बातें करने लगे।
ऐसा करते हुए निर्भया और उसके दोस्त को लग गया था कि इस बस में हम दोनों के अलावा कोई भी पैसेंजर नहीं है, और बात का अंदाज बता रहा था कि सभी शराब के नशे में थे। सभी ने अश्लील बातें करते हुए दोनों से सवाल करने लगे, जैसे कहाँ से आ रहे हो, तुम दोनों कौन हो, आपस में रिश्ता क्या है। कुछ जवाब दे पाते तभी निर्भया पर भी फप्तियां कसने लगे, जिस पर निर्भया के साथी ने विरोध किया तो उसी में से एक ने लोहे की राड जो पहले से ही बस में था उठाकर निर्भया के साथी के सिर पर मार दिया, जिससे वे काफी लहूलुहान हो गए। इस बीच निर्भया ने कई बार 100 नंबर पर कॉल करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हो सकी। उसके बाद सभी ने एक राय होकर निर्भया को बस की सबसे पीछे की सीट पर ले गए। निर्भया के साथी के फिर से विरोध करने पर एक राड फिर उसके सिर पर मारे, जिससे बेसुध होकर निर्भया का साथी बस में ही पड़ा रहा और सभी ने निर्भया के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया। एक के बाद एक सभी ने रेप किया। साथ ही दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपियों ने उसके शरीर में लोहे की राड डाल दी, जिससे उनकी आंतें पेट से बाहर निकल गई और आंतरिक अंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय लगभग 90 मिनट तक लगातार बस दिल्ली की सड़कों पर चलती रही। जब निर्भया बेहोश हो गई तो सभी ने पहले पीछे के ही दरवाजे से बस से बाहर फेंकना चाहा, लेकिन बस के पीछे का दरवाजा जाम होने की वजह से खुल न सका, तो उसे आगे की दरवाजे की तरफ खींच कर ले गए और निर्भया व उसके साथी को महिपालपुर इलाके में सड़क किनारे फेंक दिए। फेंकते समय दरिंदगों ने दोनों का फोन व पर्स तो छीनी ही, साथ ही दरिंदगी की हदें पार करते हुए दोनों के तन से एक एक कपड़े को उतार कर बिल्कुल नग्न अवस्था में कर दिए थे। उन सभी दरिंदों की योजना थी कि बाहर फेंककर उन दोनों के ऊपर बस चढ़ा देते, लेकिन निर्भया के साथी ने, जो कि उस समय थोड़ी होश में थे, निर्भया को सड़क किनारे झाड़ी में खींच ले गए, जिससे दरिंदे बस न चढ़ा सके और तेजी से बस को भगा ले गए। कड़ाके की ठंड में दोनों बिना कपड़े के सड़क के किनारे पड़े थे। निर्भया के साथी के बयान के मुताबिक उन्होंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच अनेकों गाड़ियां वहां से गुजरती रही। ठंडी रात में खून से लथपथ बिना कपड़ों के इंसानियत भी शर्मसार हो गई। कुछ समय बाद कुछ राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को खबर दी, जिसके कुछ समय बाद ही 3 पीसीआर की जिप्सी वहां आ गई, जिसमें 3 थाने की पुलिस थी। मामला थाने के क्षेत्राधिकार के विवाद में फंस रहा था। कुछ समय के बाद आपसी खींचातानी से निकलकर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाई, लेकिन निर्भया की हालत तब तक काफी नाजुक हो गई थी। निर्भया को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां निर्भया की हालत देखकर डॉक्टर का पहला बयान था, ये किसकी बॉडी ले आए हो? ये तो लग रहा है कि डेड बॉडी है। लेकिन निर्भया की सांसें चल रही थी और निर्भया को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने दिन रात कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ तब तक देश में लोगों का गुस्सा इस कदर उबाल मार रहा था कि मामले को संसद में भी उठाया गया और राजनीतिक दबाव बढ़ता देख सरकार ने पूरे खर्च का बोझ अपने कंधे पर लेने का फैसला लिया और इलाज हेतु 26 दिसंबर 2012 को सिंगापुर भेजा गया। निर्भया कह रही थी, मैं जीना चाहती हूँ, मेरे दरिंदों को जिंदा जला देना। लेकिन हालात इतनी गंभीर थी कि वह ज्यादा दिन जूझ नहीं पाई।
आखिरकार घटना से 13 दिन बाद और सिंगापुर पहुंचने के 3 दिन बाद 29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने अंतिम सांस ली। घटना इतनी भयावह थी कि हर कोई रो पड़ा। निर्भया की डेड बॉडी को लेकर 30 दिसंबर 2012 को एयर इंडिया का स्पेशल विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के करीब 3:30 बजे लैंड किया तो देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। निर्भया की केस ने हर भारतीय के दिल को झकझोर दिया। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग एक साथ आ गए। इंडिया गेट और राजपथ पर भी भारी भीड़ जमा हुई। पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला गया और जन जन गुस्सा इस कदर व्याप्त था कि हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा था, हमें न्याय चाहिए। इस आंदोलन ने भारत के इतिहास में नई मिसाल कायम की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। राम सिंह, जो कि बस ड्राइवर था, जेल में ही आत्महत्या कर लिया। एक और नाबालिग था जिसे जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल की सजा दी और 4 अन्य मुख्य आरोपियों को 2013 में मौत की सजा सुनाई गई। 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा होने के बाद मामले को हाई कोर्ट में ले जाया गया। हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा में परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद राष्ट्रपति से भी दया याचिका की मांग की गई, लेकिन वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। आखिरकार दरिंदों को उसके किए की सजा 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिलना तय हो गया और तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में एक साथ चारों दरिंदों को फांसी पर लटकाने हेतु 4 हैंगर बनाए गए। सभी को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटकाया जाना था। तड़के 4 बजे तमाम अधिकारी आ चुके थे। फांसी कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई इशारे में बातें कर रहा था। इससे पहले जब इन चारों को बताया गया कि अब तुम्हें फांसी दी जानी है, उस वक्त भी चारों दोषियों को लग रहा था कि वे बच जाएंगे। सूत्र बता रहे थे 19 मार्च की आधी रात के बाद करीब 2:30 बजे चारों में से 2 ने भूख लगने की बात कही। उन्हें फांसी देने से पहले खाना खाने की अंतिम इच्छा को हर हाल में पूरा करना था। रात को ही कैंटीन से मैगी बनवाकर उन्हें खिलाई गई। उन्होंने लड्डू खाने की इच्छा जताई तो लड्डू भी खिलाए गए और उन्हें 4 बजे के बाद फांसी के बारे में बताया गया। उनसे कहा गया कि चारों को अब सफेद कपड़े पहनने होंगे। अगर नहाना है तो नहा सकते हैं। उन्हें सफेद कुर्ता पाजामा पहनाया गया। फांसी कोठी से ठीक पहले चारों के चेहरे काले मुखौटे से ढक दिए गए। फांसी कोठी में कोई नहीं बोल रहा था, सब इशारे में बात कर रहे थे। इसके बाद चारों को फांसी पर लटका दिया गया। ये भारतीय न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक दिन था। इस केस के बाद भारत में कई नए कानून बने, जैसे 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, महिलाओं की सुरक्षा और तेज न्याय के लिए नए नियम लागू हुए। निर्भया फंड बनाया गया। ऐसे जघन्य अपराध में नाबालिग के शामिल होने पर पूर्व के कानून में परिवर्तन कर सजा को और कठोर किया गया और भी तमाम वो जरूरी कदम जो उचित लगा समाज व सरकार द्वारा उठाए गए। बावजूद भी भारत में हर 16 मिनट में एक रेप की घटना यानी हर दिन लगभग 86 रेप की केस का दर्ज होना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये आंकड़े NCRB की 2022 की डाटा है, जिस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। और अगर इस आंकड़े की तुलना 2012 से करें तो लगभग
25 से 30% बढ़ी ही है। अगर 2025 में समझे तो लगभग हर 13-14 मिनट में एक रेप की घटना घट रही है। यानी जितने समय में आप ये वीडियो देख रहे हैं उतने समय में ही एक महिला दरिंदगी की शिकार हो गई होगी। निर्भया कांड के बाद राष्ट्र स्तर पर उठे जन आक्रोश और आंदोलन के बाद भी आज घटना के करीब 13 साल बाद भी जब इन सब आंकड़ों की ओर नजर जाता है तो मन में फिर से वही सवाल घूम कर आ जाता है कि क्या आज भी भारत की बेटियां पूरी तरह सुरक्षित है। ये मामला काफी संवेदनशील है। यदि आप वीडियो को पूरा देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो अंत में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हाँ, ऐसे ही किसी और गंभीर मुद्दे पर आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।